कहते हैं ना, अधिक सयाना 3 जगह सने, वैसा ही हाल यूरोप का है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूरोप को अभी तक समझ में नहीं आया है कि अपने पैरों पर भी ये किस तरीके से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहते हैं ना, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन जरूर बिगड़े। ऐसे ही हालात में इस वक्त यूरोप दिख रहा है। जानेंगे यूरोप ने क्या किया है, वहीं भारत क्या बहुत बड़ी कदम उठा रहा है और अब रूसी कंपनियों को खरीद रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक नया ऐलान किया गया। पहले तो स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। यहाँ We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war. So, Europe stays off limit for anyone who has participated in the invasion of Ukraine. यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिसने भी रूसी सेना में काम किया है उसको यूरोपीय यूनियन में आने नहीं दिया जाएगा। यानी 28 देशों में उसकी एंट्री को लेकर रुकावट दी जा रही है। चलो ठीक है, रूसी सेना में काम किया है, अगर तुम्हारे इलाके में गया तो तुम्हारी कुछ सूचनाएं हो सकती है, जो सूचनाएं वहां तक पहुंचा दे, तो यहाँ तक तो ठीक बनता है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन अपना नया लिस्ट लेकर आ रहा है प्रतिबंधों का, और ये दुनिया भर के ड्रोन मेकर्स को प्रभावित कर रहा है, जिसमें चाइना के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी, तुर्की के ऊपर भी, 4 और देशों के ऊपर भी बैन लगाया गया है। अब देशों के ऊपर कहने का अर्थ ये है, कुछ कंपनियां हैं, करीब कहा जा रहा है 50 कंपनियां हैं जिनको लिस्ट किया गया है, जिसमें इंडियन कंपनी भी है, जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ये 21वां पैकेज है रूस विरोधी प्रतिबंध का। कजा क्लास का कहना है कि 30 ड्रोन वाली कंपनियां हैं और 50 कंपनियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए गए हैं, जिनमें भारत, चीन, तुर्की, यूएई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की कंपनियां हैं। यूरोपीय यूनियन का आरोप है कि ये कंपनियां ऐसे सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी या टेक्नोलॉजी की आपूर्ति कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल रूस के रक्षा उद्योग या ड्रोन निर्माण में हो रहा है। खास बात क्या है, ये 21वें पैकेज का प्रस्ताव है, अंतिम मंजूरी अभी नहीं हुई है। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को अंतिम मंजूरी देनी है। अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि कौन सी भारतीय कंपनियां लिस्ट में हैं, इसलिए फिलहाल ये कहना गलत होगा कि यूरोपीय यूनियन ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन कंपनियों पर फोकस है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में ड्रोन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, इनका महत्व बढ़ गया है। और यूरोपीय यूनियन का मानना है कि ये तीसरे देश के माध्यम से रूस कई टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहा है। अब भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, आपको बता दूं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इन चीजों का। भारत एक विशाल देश है, कंपनियां भी बहुत सारी हैं, तो ऐसे बैन लगाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सीन क्या है, यूरोपीय यूनियन जो लगातार इस तरीके से प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है, यूरोप खुद भी कमजोर होता जा रहा है। यूरोप का टारगेट क्या था? यूरोप का टारगेट था रूस के ऊर्जा पर वार करो। सबसे पहले इनका तेल बंद होना चाहिए, और तेल के साथ साथ इन्होंने उसी समय लागू किया था कि हम कोयला भी नहीं खरीदेंगे, कोयले के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दो। रूस को इस तरीके से बना दो कि रूस अपने ऊर्जा संसाधनों को बेच ही न पाए, न कोयला बेच पाए, न तेल बेच पाए। जैसे जैसे हम प्रतिबंधों को कड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे रूस ढह जाएगा और ढह कर बिखर जाएगा। फिर रूस के पास इतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि इस युद्ध को और ज्यादा लंबा खींच सके। अगर एक तरीके से देखें तो ये ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि वही तेल आपको भी खरीदना है। आप बंद कर रहे हो, अब महंगे तेल खरीद रहे हो अमेरिका से लेकर और भी कई देशों से। ऊपर से आ गया इजराइल ईरान का युद्ध, जिसने इस संकट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में यूरोप के लिए ये संकट बढ़ रहा है कि आर्थिक तौर पर उनके लिए रुकावटें खड़ी हो रही है। लेकिन 28 देश है ना, एक दूसरे को फिर भी ये संभाल लेते हैं। पर रूस के साथ क्या सीन है, यूरोपीय यूनियन के इन प्रतिबंधों का असर रूस के ऊपर पड़ा है
और रूस के तेल से लेकर कई उद्योगों पर पड़ा है। हाँ, इसमें 2 देश हैं जिन्होंने रूस की बड़ी मदद कर दी है। इसमें चाइना है, भारत है, जिन्होंने आर्थिक संसाधन खरीदे हैं, जैसे कि एनर्जी खरीदा और भी कई चीजें खरीदी। और अभी भारत रूस की सबसे बड़ी मदद करने जा रहा है। रूस के पास ना बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इलाके बेहद खास माने जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। ये रूस का वो इलाका है जहाँ से रूस बड़े मात्रा में कोयला निकालता था, आज भी निकालता है और इस कोयले का निर्यात करता था। सबसे पहले तो यूरोपीय देश बड़ी संख्या में खरीदते थे और ये कोयला काफी गुणवत्ता वाला कोयला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है कोकिंग कोल के रूप में इस्पात उद्योग में, स्टील बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये रूस का वो इलाका है जहाँ से निकेल निकलता है। अभी अगर रूस की बात करें ना, तो क्रिटिकल मिनरल्स रूस के पास इतने हैं जिसको अभी तो ठीक ढंग से निकाला भी नहीं गया है। रूस के बड़े बड़े इलाके हैं जो बटे हुए हैं कई क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। निकेल हो गया, कोयला हो गया, कोबाल्ट हो गया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। आप इनको देखकर ही समझ सकते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल सुनसान है और सिर्फ वहाँ पर यही खनन का काम चल रहा है, रिफाइनिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को घाटा होना शुरू हो चुका है और इस घाटे से कंपनियां परेशान होने लगी है। बहुत कंपनियों को रूस ने आर्थिक तौर पर मदद की, पैसे दिए ताकि लंबे समय तक कंपनियां सरवाइव करें। लेकिन अब दिक्कतें ऐसी बढ़ गई है कि रूस अकेले इस चीज को संभाल नहीं सकता है। ऐसे में रूस ने भारत को न्योता दिया है और भारत को न्योता देके रूस चाहता है कि रूसी कंपनियों को भारत खरीदे। अब भारत को क्या फायदा होगा? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन करता है और दूसरी बात, स्टील प्रोडक्शन के लिए भारत को कोकिंग कोल खरीदने की जरूरत पड़ती है। 80% तक खरीदता है। घरेलू कोकिंग कोल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है और ऐसे में भारत किससे खरीदता है? ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने किसी दिन बंद कर दिया तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब ऐसे में भारत चाह रहा है कि रूस के इस ऑफर को स्वीकार किया जाए, लेकिन कुछ अलग तरीके से। भारत इन कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेगा, कहा जा रहा है। इसको लेकर चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत की स्टील कंपनियां, सेल हो गया, टाटा स्टील हो गई, JSW स्टील हो गई, इनको लंबे समय में सुरक्षा मिलेगी और स्टील के ऊपर खर्च होने वाले लागत पर भी कंट्रोल होगा। ऑस्ट्रेलिया पर भी निर्भरता घटेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरियों, स्टेनलेस स्टील, डिफेंस के उद्योग, एरोस्पेस, इन सब में भारत को यहाँ से बड़ी मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन में भी मजबूती मिलेगी। चाइना के ऊपर जो निर्भरता है भारत की वो भी घटेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि चाइना क्यों नहीं खरीद लेता है? पहली बात, चाइना को रूस इस मामले में घुसने देना नहीं चाहता है। रूस नहीं चाहता है कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता बने। दूसरी बात, चाइना खुद भी कोयला का अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है, लेकिन पहली जो रूस की रक्षा की बात है, रूस उस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है कि भारत के साथ संपर्क बढ़े, न कि चाइना के साथ। इस मामले में आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।